मुकेश गुरावा जेके एंड हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश गुरावा आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ दिनों से मेरी क्लास नहीं आई थी, इसलिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। देखिए दोस्तों, क्या है, इससे पूर्व हमने कक्षा 10th के मैथ के वीडियो डलवाए। उसके बाद में हमने कला संस्कृति का टॉपिक भी लिया है, क्योंकि मेरे कुछ साथियों की डिमांड थी कि सर अभी आगे आने वाले टाइम पर प्री BSTC, प्री B.Ed और कुछ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं। उन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये टॉपिक अर्थात जो करवाए गए हैं वो टॉपिक पूछे जाते हैं। पटवारी में भी ये टॉपिक आता है, इसलिए हमने उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक रखा। और हमने देखा कि भाई हिंदी का भी अहम रोल होता है, इसलिए हिंदी को भी हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। कईयों की ये डिमांड रही कि आप हिंदी व्याकरण की भी क्लास लें, इसलिए आज आपकी डिमांड के आधार पर मैं हिंदी की 2 संधियाँ करवा चुका हूँ। हिंदी की 2 संधियाँ कंप्लीट हो गई है और तीसरी अपने पास संधि आती है, वो है विसर्ग संधि। आज हम विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा ये संधि समझ में आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ विसर्ग संधि। इससे पूर्व हमने 2 संधियाँ पढ़ ली हैं। तीसरे नंबर की संधि आती है अपने पास में। संधि का नाम है दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो देखिए, हम आपको बता दें कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है। जब विसर्ग के साथ कोई स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि मानी जाती है। कहाँ पर मानी जाएगी? जहाँ कहीं विसर्ग के साथ में किसी व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मेल होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि मानी जाती है। ये परिभाषा है। मैं लिख देता हूँ इस परिभाषा को भी कि क्या है विसर्ग संधि की परिभाषा। अगर कोई मेरे साथी इसको परिभाषा को उतारना चाहे या साथ साथ लिखना चाहें तो वो लिख भी सकते हैं। जब किसी विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल, कौन से वर्ण का? स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल होता है, तो वहाँ विसर्ग संधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि कहाँ मानी जाएगी? हमने परिभाषा में लिखा है कि विसर्ग संधि वहाँ होगी जब किसी विसर्ग के साथ किसी व्यंजन वर्ण या किसी स्वर वर्ण का मेल होगा, वहाँ पर विसर्ग संधि मानी जाती है। हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि नमः प्लस ते। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें देखिए, प्लस से पहले क्या आ रहा है? प्लस से पहले विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के साथ में किसका मेल हो रहा है? विसर्ग के साथ में तय वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है। विसर्ग के साथ में तय वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है। यहाँ पर नमस्ते जो शब्द है, नमः जोड़ते, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर संधि कौन सी है, तो आप बता देंगे विसर्ग को देख करके कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। और अन्य उदाहरण लेते हैं अपने पास में। अन्य उदाहरण आता है मनः प्लस जय। मनः प्लस जय। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? पहले विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद में जय आया है। विसर्ग के बाद में जय आया है। विसर्ग के बाद जय आया है। तो देखिए
यहाँ पर संधि कौन सी हो गई, यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो गई। और उदाहरण लेते हैं अपने पास में, जैसे उदाहरण है आयु है प्लस वेद, आयु है प्लस वेद। इसमें भी क्या है दोस्तों, इसमें देखिए आयु है तो पहले तो विसर्ग आ गया, और विसर्ग आने के बाद में क्या आ गया, वह आया है। जैसे ये विसर्ग है, पहले तो विसर्ग है, कहाँ पर है विसर्ग, ये रहा, फिर वह आया है प्लस वह आया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें कौन सी संधि है, इन सभी के अंदर विसर्ग संधि मानी जाएगी। हमने परिभाषा को बता दी, विसर्ग संधि कहाँ होगी, विसर्ग संधि वहाँ मानी जाएगी जहाँ विसर्ग के साथ में किसी स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण का मेल होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि मानी जाती है। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के भेदों की, कि विसर्ग संधि के भेद कितने होते हैं। मैं बात करता हूँ भेदों की, तो देखिए विसर्ग संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। उन 3 भेदों की बात करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ विसर्ग संधि के भेद, विसर्ग संधि के भेद। विसर्ग संधि के भेदों की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो विसर्ग होता है वो विसर्ग परिवर्तन होता है। तो विसर्ग के परिवर्तन होने के आधार पर इस विसर्ग संधि के 3 भेद माने जाते हैं। तो हम पहले लिख देता हूं मैं विसर्ग संधि के भेदों के बारे में। तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले, विसर्ग के स्थान पर होने वाले, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि के 3 भेद माने जाते हैं। के आधार पर विसर्ग संधि के, विसर्ग संधि के 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं दोस्तों, 3 भेद माने जाते हैं। अर्थात विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि के 3 भेद माने जाते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से दोस्तों, वो 3 भेद आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। पहला भेद आता है, वो आता है सत्व विसर्ग संधि। कौन सा आता है, पहला भेद आता है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि, ये तो आ गया पहला भेद। पहला भेद कौन सा है, सत्व विसर्ग संधि। अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर सत्व है तो स हो जाएगा। अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, स या स, ये हो जाएगा। ये संधि हो गई सत्व विसर्ग संधि। अर्थात जहाँ कहीं पर विसर्ग आएगा, विसर्ग के स्थान पर इन तीनों से में से एक स हो जाएगा। उसकी कुछ कंडीशन है, कौन सा स होगा वो आगे बताएंगे आपको। दूसरी संधि का भेद आ गया अपने पास में। पहला भेद था सत्व विसर्ग संधि, और दूसरे भेद की बात करें तो दूसरा भेद है उत्व विसर्ग संधि। कौन सा भेद है दोस्तों, उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर उ या ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर उ होगा या ओ हो जाता है, उ या ओ हो जाता है, उ या ओ हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। तीसरी कंडीशन अपने पास में आती है विसर्ग संधि की, और वो है रुत्व विसर्ग संधि। कौन सी आ गई, रुत्व विसर्ग संधि। हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि के भेद, और विसर्ग संधि के 3 भेद हो गए। पहला सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा,
दूसरा उत्व विसर्ग संधि, इसमें क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर उ या ओ हो जाएगा। और तीसरी है रुत्व विसर्ग संधि, अर्थात विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, र हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। ये तीन कंडीशन अपने पास में आती है। अब इनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसके उदाहरण होंगे। तो पहला हम लेते हैं सत्व विसर्ग संधि के उदाहरण। कौन सा उदाहरण लेते हैं, सत्व विसर्ग संधि के उदाहरण लेते हैं। पहली संधि की बात कर रहे हैं अपन, ये सत्व विसर्ग संधि। पहला भेद अपने पास में सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेदों में से पहला भेद अपने पास में आता है सत्व विसर्ग संधि। इस सत्व विसर्ग संधि में अलग अलग कंडीशनें होती हैं। इसमें जो पहली कंडीशन होती है, वो पहली कंडीशन क्या है, देखिए अलग अलग कंडीशन है इस संधि के अंदर। पहली कंडीशन है, अगर प्लस से पहले अपने पास मान लीजिए विसर्ग आ गया, प्लस से पहले क्या आ गया, प्लस से पहले विसर्ग आ गया और प्लस के बाद में यदि च या छ आ गया, प्लस के पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में च या छ है, तो क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों ये स हो जाएगा, शंकर वाला स हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है दोस्तों। और देखिए दूसरी कंडीशन अपन और देखते हैं। विसर्ग संधि की दूसरी कंडीशन क्या है, यदि पहले विसर्ग है, प्लस से पहले तो क्या है, प्लस से पहले तो आ गया विसर्ग और बाद में क्या होगा, प्लस के बाद में यदि ट है या ठ है, ठ आ गया, तो क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर ये स बन जाएगा, षटकोण वाला स। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, तीसरी कंडीशन और है। तीसरी कंडीशन क्या बता रहे हैं, कंडीशन नंबर 3 है, यदि पहले विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में त थ, क्या होगा, त थ हो, तो क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर ये स्लेट वाला स ये बन जाएगा। इस प्रकार की ये कंडीशन है। और देखिए चौथी कंडीशन और है। चौथी कंडीशन में क्या है, यदि विसर्ग है और प्लस से पहले तो विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद में यदि ये से आ गया या ये से आ गया या ये से आ गया, तीनों से आ गए, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर इस ये जो विसर्ग आया है, ये जो विसर्ग आया है, इस विसर्ग के स्थान पर देखिए क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्लस से पहले विसर्ग है और बाद में स तीनों से में से कोई सा भी स है, तो क्या होगा, विसर्ग ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। या फिर क्या होगा, या फिर इन तीनों स की जगह पर ये स आधे आधे हो जाएंगे। दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन आप लागू कर दें। ये इसके कुछ नियम हैं, सत्व विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। इन नियमों के आधार पर हम कुछ उदाहरणों को सोल्व करेंगे और उदाहरणों को सोल्व करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये संधि कार्य करती है। देखिए हम उदाहरण ले रहे हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से सत्व विसर्ग संधि को समझने का प्रयास करते हैं कि सत्व विसर्ग संधि कैसे होती है। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है। विसर्ग, अगर प्लस से पहले विसर्ग है, संधि तो विसर्ग हो गई, लेकिन विसर्ग के बाद में यदि च या छ आया है,
तो देखिए विसर्ग के स्थान पर आधा स बन जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद में ट या ठ आया है तो इस विसर्ग के स्थान पर ये स बन जाएगा षटकोण वाला। और यदि विसर्ग के बाद में त या थ आया है तो यहाँ पर क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर ये स स्लेट वाला आधा स बन जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद में तीनों स में से कोई सा भी स आया है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, या फिर क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर इन तीनों स में से ये स है उनका आधा अक्षर और आ जाएगा, तथा आधा स और बन जाएगा। ये चार कंडीशन अपने पास में सत्व विसर्ग संधि की आती है। अब इनके कुछ उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है पुनः है प्लस च। पुनः है प्लस च। अब देखिए पुनः है प्लस च, इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों कंडीशन नंबर 1 लागू कौन सी हो रही है, कंडीशन नंबर 1 कैसे लागू हुई, प्लस से पहले तो क्या आया है, प्लस से पहले विसर्ग आया है, यहाँ लिख रहेगा प्लस से पहले विसर्ग आया है, प्लस के बाद में च या छ आना चाहिए, प्लस के बाद में च आया है, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर आधा स बन जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए पू न का न, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, आधा स बन जाएगा, या आधा स लिख दिया और च लिख दिया, दोस्तों शब्द बन गया पुनश्च। क्या बन गया, पुनश्च। इस प्रकार से अपन अगला उदाहरण और लेते हैं। देखिए जैसे हरि, हरि है प्लस चंद्र, हरि है प्लस चंद्र। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आया है तो क्या करेंगे, आधा स बन जाएगा, हम लिख देंगे शब्द बना हरि, और कौन सा स बनेगा, देखिए शंकर वाला से आधा बन जाएगा, हरिश चंद्र, शब्द बन गया दोस्तों अपने पास में हरिश चंद्र। इसी प्रकार से अपने पास में और शब्द आता है, जैसे कि ज्योति है, ज्योति है प्लस चक्र, ज्योति है प्लस चक्र। अब इसको देखिए, ज्योति है प्लस चक्र है, इसमें क्या आया है, पहले विसर्ग है, अर्थात प्लस से पहले विसर्ग आया है और प्लस के बाद में च आया है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, शंकर वाला से आ जाएगा आधा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो ती, विसर्ग के स्थान पर आधा से आ गया और चक्र लिख दिया, शब्द आ गया अपने पास में ज्योतिष चक्र, शब्द आ गया अपने पास में ज्योतिष चक्र। ऐसा ही हम एक उदाहरण और लेते हैं और आपको समझाते हैं। नमः है, नमः है प्लस ते, देखिए नमः है प्लस ते। अब इसको देखिए दोस्तों, नमः है प्लस ते, कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, पहले ये कंडीशन हुई थी, अब देखिए इस कंडीशन की बात आ रही है। प्लस से पहले विसर्ग है, प्लस से पहले विसर्ग है, उसके बाद में ते या थे तो ते आया है तो क्या होगा, ये से बन जाएगा। अपने पास शब्द आ गया नमः, विसर्ग के स्थान पर आधा से आ गया और ते, शब्द बन गया नमस्ते, शब्द बन गया दोस्तों नमस्ते। ऐसे ही देखिए और है शिरः है, शिरः है प्लस त्राण, शिरः है प्लस त्राण। तो इसको देखिए शिरः प्लस त्राण को कैसे करेंगे, इसमें देखिए त आया है क्योंकि ये त और रे का योग है, त और रे का योग है त्रय, तो यहाँ पर त आया है, विसर्ग के बाद में त आया है, विसर्ग के बाद में त आया तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर आधा से बन जाएगा। सी रे, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर आधा से बन जाएगा और शब्द बन गया शिरस्त्राण। क्या बन गया, शिरस्त्राण। इसी प्रकार से दोस्तों हमने आपको समझा दी सत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार से इसका दूसरा भेद हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है उत्व विसर्ग संधि। ये कुछ उदाहरण थे, अब हम इसके आगे के भेद हैं वो देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि के भेद, और हमने आपको बता दिया कि विसर्ग संधि के 3 भेद माने जाते हैं। विसर्ग संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं, 3, और 3 भेदों में से हमने पहला भेद पढ़ लिया है सत्व विसर्ग संधि, और दूसरा भेद अपने पास में आता है
उत्व विसर्ग संधि। कौन सा आता है? दूसरे भेद की बात करें अपन, और दूसरे भेद की बात करें तो दूसरा आता है उत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग संधि। कौन सा है? दूसरे भेद की बात करें तो अपने पास में दूसरा भेद निकल कर आया है दोस्तों, उत्व विसर्ग संधि। इस उत्व विसर्ग संधि के अंदर दोस्तों होता क्या है, इसमें देखिए कि यदि प्लस से पहले मान लीजिए ए आया है, ए यानी ए स्वर आया है, प्लस से पहले क्या आ गया? प्लस से पहले तो अपने पास में ए स्वर आ गया, उसके बाद में विसर्ग आ गया, ठीक है। विसर्ग आने के बाद में क्या आया? विसर्ग आ गया। विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आ गया, सघोष वर्ण। कौन सा वर्ण आ गया दोस्तों? सघोष वर्ण। अब सघोष वर्ण कौन से होते हैं? तो देखिए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी अपने कक्का आता है, कक्का के अंदर पहले की जो 5 लाइनें आती है उनमें से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और ये रे ले वे और है, ये रे ले वे और है, ये सघोष वर्ण है। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो ए है, यहाँ पर ये जो ए आया है, इस ए का तो क्या, ये मान लीजिए तो आ गया ए, यहाँ पर तो ए है, और सघोष वर्ण है, ये विसर्ग है, विसर्ग का हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा ए का ए, और इस विसर्ग के स्थान पर बनेगा उ। क्या बनेगा? उ। तो देखिए ए विसर्ग के स्थान पर बनेगा उ, इससे लिख देता हूं मैं, विसर्ग के स्थान पर बन जाएगा आपके पास में उ। तो देखिए ए और उ, ए और उ के मिलने से दोस्तों अपने पास में बन जाएगा ओ, ओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले एस स्वर आएगा, विसर्ग रहेगा, उससे पहले एस स्वर आएगा, और यदि आगे सघोष वर्ण है तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और दोनों के योग से बन जाएगा ओ। और बात करें सघोष वर्णों की, तो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? सघोष वर्णों का नियम है कि सघोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये सघोष होते हैं। और ये रे ले वे और है, ये रे ले वे और है, ये क्या है? ये सभी सघोष वर्ण हैं। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सघोष वर्ण है। अब देखिए जैसे अपने पास में शब्द आ गया मन है, मन है प्लस जय, मन है प्लस जय। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें देखिए मन है, यहाँ पर ए आया है, ठीक है, ए स्वर है, फिर विसर्ग भी आया है, हाँ विसर्ग आया है, उसके बाद में सघोष वर्ण है। क्या सघोष वर्ण से मेरा मतलब है कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये जय जो आया है, जय है वो देखिए चे, छे, जय, जय अर्थात तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण इसका मतलब ये सघोष वर्ण है, अर्थात उत्व विसर्ग संधि का ये नियम लागू हो रहा है। तो क्या होगा? ए और उ, विसर्ग के स्थान पर तो उ हो जाएगा, यहाँ पर ए है, ए और उ ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर दोस्तों ओ बन जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? ओ। और शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया मैं, ने, और विसर्ग के स्थान पर क्या आया? ओ, मनोज। शब्द बन गया अपने पास में मनोज। अब और उदाहरण है सरह, सरह, सरह प्लस जय, सरह प्लस जय। इसको देखिए, इसमें भी क्या है? प्लस से पहले ए स्वर है, ए स्वर के बाद में विसर्ग है। यदि ऐसी कंडीशन है ए स्वर है और विसर्ग है तो ए और ओ के मिलने से क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अर्थात इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। तो शब्द क्या बन गया? से रो जय। अपने पास में शब्द बन गया सरोज, सरोज बन गया। ऐसे ही
और उदाहरण लेते हैं, जैसे पय है प्लस जय, पय है प्लस जय। इसको देखिए, इसमें भी वही कंडीशन लागू हो रही है, प्लस से पहले विसर्ग है और ए भी है और सैघोष वर्ण भी आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? इस विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ, क्योंकि ए और ऊ के योग से क्या बना? ओ, इसलिए संधि होगी उत विसर्ग संधि। तो देखिए प यो जय शब्द बन गया अपने पास में, पयोजय, पयोज बन गया। ऐसे ही दोस्तों और देखिए उर है प्लस जय, उर है प्लस जय। इसको देखिए यहाँ पर भी क्या होगा? इस विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। क्यों बनेगा ओ? क्योंकि हमने कंडीशन बता रखी है कि प्लस से पहले ए स्वर हो, यहाँ पर रे में ए मिला हुआ है इसलिए ए स्वर है, और उसके बाद विसर्ग है। अगर ऐसी कंडीशन लागू हो रही है तो ए और ऊ के मिलने से ओ बन जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर दोस्तों ओ आ जाएगा, और विसर्ग के स्थान पर ओ आने से अपने पास में नया शब्द बन गया उ रो जय। क्या बन गया? उ रो जय, उरोज बन गया। ऐसे ही हम अगला उदाहरण और लेते हैं। देखिए यस है प्लस दा, यस है प्लस दा। इसको देखते हैं यस है प्लस दा को। देखिए इसमें भी क्या होगा? प्लस से पहले ए स्वर है, ए स्वर इसमें आ रहा है, से के अंदर ए मिला हुआ है और विसर्ग भी है, और बाद में सैघोष वर्ण ते थे दे तीसरा वर्ण आ रहा है। तो इसका मतलब सैघोष वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर दोस्तों ओ बन जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा? ओ, और शब्द अपने पास में नया निकल के आएगा, वो है ये सो दा। शब्द आ गया ये सो दा, यशोदा शब्द बन गया। इसी प्रकार से अपन कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तप है प्लस मय, यहाँ लिख देता हूँ तप है प्लस मय। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तप है प्लस मय को, तो तप है प्लस मय में क्या होगा दोस्तों? तय पे, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा, तपोमय शब्द बन गया तपोमय। विसर्ग के स्थान पर ओ क्यों बना? क्योंकि देखिए प्लस से पहले ए स्वर है, पे में ए मिला हुआ है, प्लस विसर्ग भी लगा हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ए और विसर्ग के स्थान पर ऊ, तो ए और ऊ के मिलने से ओ बन रहा है। यहाँ पर बन गया विसर्ग के स्थान पर ओ, तपोमय शब्द बन गया तपोमय। और देखिए और भी कुछ शब्द है, जैसे कि मन है प्लस मय, मन है प्लस मय, मन है प्लस मय। इसमें क्या होता है? मन है प्लस मय में देखिए इसमें भी क्या है? प्लस से पहले ए स्वर है, ए स्वर के बाद में विसर्ग भी है, यहाँ तक भी ठीक है। ए स्वर है, विसर्ग है, और उसके बाद में क्या है? ए स्वर है, विसर्ग है, तो ए और ऊ के मिलने से ओ बन गया, अर्थात विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाएगा और कुछ परिवर्तन नहीं होगा। मैं नो जय, मैं नो मैं ये शब्द बन गया मनोमय, शब्द बन गया मनोमय। ऐसा ही एक और शब्द लेते हैं अपन, मन है प्लस हर, मन है प्लस हर। मन है प्लस हर को देखते हैं। इसमें देखिए वही कंडीशन है सेम, क्या होगा? मैं नो है रे शब्द बन गया अपने पास में मनोहर। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपकी ये संधि भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद में अपने पास में संधि आती है, तीसरी संधि आती है, और तीसरी संधि की बात करते हैं ऋतु विसर्ग संधि की। हमने विसर्ग संधि के दो भेद पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इसका तीसरा भेद, और तीसरा भेद आता है अपने पास में ऋत्व विसर्ग संधि। तीसरा भेद कौन सा आता है दोस्तों? तीसरा भेद है ऋत्व विसर्ग संधि, अर्थात विसर्ग के स्थान पर रे बन जाना, ऋत्व विसर्ग संधि है। विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। देखिए कौन सी कंडीशन है इसकी, तो देखिए प्लस से पहले
प्लस से पहले क्या होगा, प्लस से पहले ई होगा या ऊ होगा, ई होगा या ऊ होगा, प्लस उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में दोस्तों विसर्ग हो, उसके बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में क्या हो, सघोष वर्ण हो, उसके बाद में क्या हो, सघोष वर्ण। अगर ऐसा होगा तो देखिए इस विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन तो विसर्ग के स्थान पे होना है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा दोस्तों, रे बन जाएगा, आधा रे। अब देखिए सघोष वर्णों की बात आई है तो सघोष वर्ण कौन कौन से हैं, अभी बताया था हमने आपको, सघोष वर्ण तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यह रे ले व है, ये सघोष वर्ण है, ये ऋतु विसर्ग संधि हुई। तो देखिए इसमें क्या है, उदाहरण लेते हैं, बही है प्लस गमन, बही है प्लस गमन, बही है प्लस गमन, इसको लेते हैं। देखिए बही है प्लस गमन में क्या है, ई आया है। देखिए ई हमने बताया कि प्लस से पहले ई आए या ऊ आए, ई छोटी हो या बड़ी हो, ऊ छोटा हो या बड़ा हो, तो प्लस से पहले देखिए, प्लस से पहले क्या है, ई ऊ, तो ई आया प्लस से पहले, ठीक है, ये कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद में विसर्ग भी आया है, उसके बाद में सघोष वर्ण आया है क्या, तो सघोष वर्ण कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो कौन सा आया है इसमें, कै खे गे, तीसरा वर्ण है। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गई। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर आधा रे बन जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए ब ही, अब आधा रे लिखो या तो आधा रे यहाँ लिखो, रे गे मैं न, शब्द बन गया बहिर्गमन, शब्द क्या बन गया, बहिर्गमन, या फिर ब ही रे गमन, ऐसे लिखो, दोनों ही शुद्ध है, ज़्यादा शुद्ध पहले वाला है। और देखिए जैसे और उदाहरण लेते हैं हमारे पास में, बही प्लस रंग, बही है प्लस क्या होगा दोस्तों, देखिए प्लस से पहले ई की मात्रा आ रही है, छोटी की आ रही है इधर, फिर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग भी आ रहा है, सघोष वर्ण भी आ रहा है, रे आया है, तो रे सघोष वर्ण है, क्योंकि हमने बताया तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यह रे ले व। तो इसका क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें ब ही विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होना है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर दोस्तों आधा रे बन जाएगा, ये आधा रे लिख दिया और फिर रंग लिख दिया, शब्द बन गया बहिर्रंग, क्या बन गया, बहिर्रंग। ऐसे ही शब्द बन गया आयु है प्लस वेद, आयु है प्लस वेद। इसमें देखिए आयु है प्लस वेद को बनाते हैं, बना के देखें, आयु है प्लस वेद, तो क्या होगा, प्लस से पहले ऊ, छोटा ऊ आया है, विसर्ग आया है, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर आधा रे बन जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द बन गया आयु रे वेद, आयुर्वेद। इसको ऐसे भी लिख दो या इस रे को यहाँ पर लगा दो, दोनों ही कंडीशन शुद्ध है। इस प्रकार से हमने आज हमने जो संधि देखी है वो संधि हमने देखी विसर्ग संधि, और ये विसर्ग संधि यदि आप लोगों के समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।